स्टूडेंट्स, तो फिर से आप सबका स्वागत है विकी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमारा यूजीसी नेट एग्जाम का। हमारा जो यूजीसी नेट एग्जाम है पेपर वन, ओके, उसका हम लोग करने जा रहे हैं आज फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि जो हमारे इसमें चैप्टर्स होंगे, देखिए क्या है, जो हमारा ये नेट एग्जाम है यूजीसी का, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई पैराग्राफ्स याद नहीं करने हैं, कोई बड़े बड़े आंसर्स याद नहीं करने, बट सबसे मेन चीज होनी चाहिए जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर फट से करके आएंगे। ठीक है, और जो पेपर वन इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डाटा इंटेलिजेंस समथिंग में होगा, वरना क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपने बस पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन है, एंड देन देखते ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, हाँ यही ऑप्शन है। मतलब कि अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैंने बोला है ये ऑप्शन है तो मतलब यही है और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको पढ़ाया जाएगा टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, टीचिंग क्या होता है? टीचिंग मतलब पढ़ाना। एक टीचर नहीं बोल रहा हूँ, एक टीचर जो लोगों को सिखाता है, किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना, लर्निंग करना, लर्नर द्वारा, टीचर द्वारा टीचिंग करवाना, ये सब कुछ टीचिंग कहलाता है। ठीक है, आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बहुत मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट्स है, कुछ मेन लोगों ने बोले हैं कुछ बातें, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम सटीक बात वो पे पढ़ाई करेंगे। देखिए क्या है, अगर आप लोग एक बुक ले लें, ठीक है, तो बुक लेकर के आप लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेगा, मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। हम लोग करेंगे आगे प्रैक्टिस, सब साथ में मिलकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बट इस क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग हर पॉइंट का मेन टॉपिक सीखेंगे ना। हम लोग कोई बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग मेन टॉपिक्स करेंगे। और मैंने नोट्स बनाए हैं, बट ये नोट्स मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। ठीक है, मैं फिर क्लियर कर दूं, आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ ही बन के रह जाता है। ठीक है, आप में से कोई पीडीएफ को देखेगा नहीं, उसको पढ़ेगा नहीं। जो भी है, जिसको पढ़ना है वो डायरेक्ट इसी पे बोर्ड पे लिखा जाएगा, आपको डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके नोट करना है, या तो मैं भी टाइम दूंगा, आपको नोट करना है बस। ठीक है, तो जो भी नोट्स हमने बनाए हैं वो नोट्स सारे इसी में दिखाए जाएंगे और आपको इसी में से नोट करने हैं अपने पास। तो इसलिए जो भी वीडियो को देख रहा हो, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, और यहाँ पे अब आपकी रियल क्लास चलने वाली है। ठीक है, बात के लिए कोई पेंडिंग नहीं बचेगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में ना बहुत सारे विद्वानों ने, फिलोसफर्स ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की लाइंस बोली हैं। ठीक है, तो कुछ मेन लाइंस हैं जो कि हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जिन पे भी क्वेश्चन भी बेस्ड होता है, और ये आपको ये आनी ही चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एपीजे Abdul Kalam, okay, that teaching is the profession which shapes the character. Teaching is the profession which shapes the character and future of an individual. ओके, इस लाइन में हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं वो कहना चाहते हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन है जो कि एक इंसान के करियर को, एक इंसान के भविष्य को, एक इंसान के कैरेक्टर को शेप में लेकर के आता है। ठीक है, टीचिंग क्या होती है, बचपन से हम लोग घर पे रहते हैं, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही हमारा टीचर है, एवरीवन हु इज टीचिंग अस इज आवर टीचर, एंड दैट इज कॉल्ड टीचिंग। ओके, जिससे भी हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कहीं हम लोग
कोई भी काम सीख रहे हैं, कहीं हम लोग कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कहीं हम लोग लाइफ के बारे में सीख रहे हैं कि लाइफ में कैसे कैसे मम्मी हमारी सिखाती हैं कि नहीं यहाँ पे जाके ये मत बोलना, वहाँ पे मामा लोगों के पास जाके ये मत बोलना, वहाँ पे दादा लोगों के पास जाके ये मत बोलना। हमारे टीचर कहते हैं, हमें टीचर हमें सिखाती हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं ये सब कुछ टीचिंग है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। जो हरकतें हम लोग 5 साल की उम्र में करते थे, आज हम लोग वो हरकतें नहीं करते। क्यों? बिकॉज हमारा कैरेक्टर डेवलप हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे फर्स्ट फिलोसोफर थे। नेक्स्ट फिलोसोफर है हमारे जीके। इनका नाम जरा याद रखना, जीके चेस्टरटन। बहुत अजीब नाम होते हैं इन लोगों के, याद रखना मुश्किल है, बट क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आते हैं, ठीक है। जीके चेस्टरटन, they said that education is the soul of our society। देखिए यहाँ पे ना ऐसे लिखने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन क्या है कि अगर मैं लिख करके आपको बताऊंगा तभी आप लोगों को नॉलेज होगा, आप लोग खुद नोट डाउन करेंगे। अगर मैं पीडीएफ दे दूं या तो फिर मैं वो स्क्रीनशॉट दिखा के टिक 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 कर दूं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं जो दिखा रहा हूँ उसे आप खुद नोट डाउन करिए, तभी आप लोग को भी लिखते ही याद हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको ये लाइन याद करके वहां पे आके लिख के आने की टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट इज वर्ड नहीं, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये बात बोली किसने थी। टीचिंग इज द प्रोफेशन विच चेंजेस द कैरेक्टरिस्टिक ना। तो इसलिए ये आप जितना पढ़ेंगे, जब हम किसी बात को बोलते हैं या विजुलाइज करते हैं तो हमें ज्यादा याद होता है। हमें पढ़ने से ज्यादा हनी सिंह के गाने याद होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग विजुलाइज करते हैं, हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो लिसनिंग इज द बेस्ट टूल फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एजुकेशन इज द सोल ऑफ आवर सोसाइटी बिकॉज it passes from one generation to another generation। देखो किसी को राइटिंग बेकार लग रही है तो मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एजुकेशन इज द सोल ऑफ आवर सोसाइटी। जो हमारी ये सोसाइटी, जो हमारा ये समाज है, इसमें जो हमारा एजुकेशन है, हमारी जो विद्या वो हमारी सोसाइटी की आत्मा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही एक, देखो एक पेरेंट होता है, आप एक माँ बाप क्या है अपने बच्चे को पैसा, धन दौलत, जमीन सब दे सकते हैं वारिस के तौर पे, पर वो सब क्या होगा, एक ना एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, वो है विद्या। एजुकेशन हमारी एक जनरेशन से लेकर के अगली जनरेशन, फिर उसकी अगली जनरेशन, फिर उसकी अगली जनरेशन में जाती है, जिससे कि हम लोग हमारी सोसाइटी को बनाए रखते हैं, हमारे कल्चर को बनाए रखते हैं, हमारी पहचान को बनाए रखते हैं। तो इसलिए एजुकेशन क्या हुआ, हमारी सोसाइटी का सोल हुआ, बिकॉज ये पास होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ओके नेक्स्ट, यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो ये यूनाइटेड नेशंस की जो ये है, यूनाइटेड नेशन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, दे सेलिब्रेट द टीचर्स डे ऑन 5th October। दे सेलिब्रेट टीचर्स डे on 5th October, but except India। इंडिया को छोड़ करके ये लोग, इंडिया को छोड़ करके, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया सेलिब्रेट करता है 5th September को। 5th September को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 5th September को किसी का बर्थडे होता है।
बर्थडे किसका होता है? बर्थडे बर्थडे होता है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके, कृष्णन। तो ये हमारी कुछ फिलोसफीज थी जिनको हमें समझना था, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फैक्टर। अब हम लोग टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबका नोट हो गया? चलिए चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। देयर आर 2 मॉडल्स of teaching. There are 2 models of teaching. Okay, there are 2 models of teaching. टीचिंग के हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। सबसे फर्स्ट पेंटालॉजी, पेडागॉगी और सेकंड इज एंड्रागॉगी। ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ा कि टीचिंग क्या होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स बिल्कुल एकदम ऐसे बोल्ड कर लेना पॉइंट्स को, कि जो जो पॉइंट्स हम बताएं, हम लोग इनके बारे में पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस ओनली मेजर पॉइंट्स, मेजर डिफरेंसेस, कि किस पॉइंट में क्या है, किस पॉइंट का मतलब क्या है, सिर्फ हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐसे, जब हम लोग क्वेश्चन वाली क्लास करेंगे तो हम लोगों के एमसीक्यूज ऐसे सॉल्व होंगे, अगर नहीं हुए तो फिर बताना, ठीक है। देखिए पेडागॉगी और एंड्रागॉगी, इसमें क्या है, देखिए टीचिंग में 2 तरह के मॉडल्स बताए गए हैं। और पेडागॉगी का मतलब होता है वो मॉडल जिसमें टीचर मेन होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड मॉडल। दिस इज टीचर सेंटर्ड मॉडल, ओके, टीचर सेंटर्ड मॉडल। पेडागॉगी, फ्रेडरिच हर्बर्ट ने डिफाइन किया है पेडागॉगी को डिफाइन किया है फ्रेडरिच हर्बर्ट। ये सब नाम बहुत जरूरी है, ठीक है। फ्रेडरिच हर्बर्ट ने डिफाइन किया पेडागॉगी। he said that there are 5 steps in pedagogy, that is presentation, association, that is सबसे फर्स्ट step preparation, second presentation, third association, and fourth is generalization और application, फिफ्थ इज एप्लीकेशन। देखिए जो हमारे फ्रेडरिच हर्बर्ट, उन्होंने बोला कि जो ये पेडागॉगी है ये टीचर सेंटर्ड है, इसमें मेन फोकस टीचर पे होता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं, 5 देयर आर मेजर 5 पॉइंट्स विच डिफाइंस द पेडागॉगी मॉडल। उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन कहता है लिंकिंग न्यू मटेरियल टू रेलेवेंट एग्जिस्टिंग आइडियाज, यानी कि मेमोरीज। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों को छोटी छोटी चीजें पता होती हैं, तो उनसे नए आइडियाज को, यानी कि जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, जो उनको सिखाना चाहते हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ करके उन्हें पढ़ाना, उसे कहते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बोला गया है प्रेजेंट द न्यू लेसन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमें एक नया लेसन प्रेजेंट करना, एक नई चीज को प्रेजेंट करना उन लोगों के सामने जो उस चीज के बारे में नहीं जानते, इस तरीके से कि वो अपनी मेमोरीज यानी कि जो पुरानी उनकी चीजें हैं उनको भी याद रखें और इनको उनसे रिलेट करके सीखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एसोसिएशन। चलिए, कंपैरिजन ऑफ द न्यू आइडिया विद एग्जिस्टिंग आइडियाज विद एन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज इन द माइंड ऑफ लर्नर। इसमें बोलते हैं कि जो ये जनरलाइजेशन है, एसोसिएशन में बोलते हैं कि इसमें ना हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ओल्ड आइडियाज को न्यू आइडियाज से, ठीक है। ओल्ड आइडियाज न्यू आइडियाज कैसे, मान लो कि एक बच्चा है, वो बच्चा है ना पहले एक ग्लास में पानी निकालता था पीने के लिए, ठीक है।
वो था ओल्ड आइडिया कि ग्लास से पानी निकालो और पी लो, और अब वो बॉटल लेता है और बॉटल में पानी भर के फिर पीता है, वो हो गया न्यू आइडिया। इस तरीके का ये बहुत एकदम जनरल मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं बता रहा हूँ कि एसोसिएशन यानी कि ओल्ड आइडिया को कंपेयर करना न्यू आइडिया से। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन में बोला जाता है टू टेक लर्निंग बियॉन्ड परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस टू डेवलप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। लर्निंग को और बियॉन्ड करना यानी कि और एक्सट्रैक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा वाइडर एरिया को कवर करना, ताकि जो लर्नर है उसे और भी ज्यादा अच्छी बातें समझ में आए, यानी कि कवर करना वाइडर एरिया को, कवर वाइडर एरिया। ठीक है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स टू मेक द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। एप्लीकेशन का मतलब कैसे समझाएं? देखिए एप्लीकेशन क्या हो गया कि ऐसा कुछ टेक्निक को देना या फिर ऐसी कोई चीज करना जो कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसकी लाइफ में वो चीज काम में आए, ताकि वो उस चीज के बारे में सीखे। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या है, स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं, ठीक है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन होमवर्क को घर पे जाके करके आते हैं। जब वो डेली लाइफ में होमवर्क करते हैं तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है। हम लोग एक मैथ्स का सम करते हैं कि 15 में से 5 गए तो क्या होगा, तो जब वो हम लोग उसको 2 बार 3 बार करते हैं, घर पे जाके बहुत सोचते हैं, तब समझ में आता है 15 में से 5 गए तो 10 ही होगा, अगर 10 सेब में से मैंने 2 खा ली तो 8 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग उसे लाइफ का एग्जाम्पल बना देते हैं। यानी हम लोग बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आपको हमने 4 टॉफियां दी, 4 में से अगर 2 टॉफियां आपसे राहुल ने ले ली तो आपके पास कितनी बचेंगी। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। तो देयर आर 4 और 5 पॉइंट्स जो कि पेडागोगी, हमारे पेडागोगी मॉडल से रिलेटेड थे। पेडागोगी में इसमें मेन पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि ये इसके पॉइंट्स हैं, एंड दिस इज टीचर सेंटर्ड। ओके, दिस इज टीचर सेंटर्ड। एंड्रागोगी, एंड्रागोगी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, एंड्रागोगी इज लर्नर सेंटर्ड। ओके, लर्नर सेंटर्ड। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। एंड्रागोगी, here the learner is mostly self-directed. He is mostly responsible for his own learning. The students not only receive knowledge but they interpret through discovery. The students set the pace of their own learning. ठीक है, यानी कि इस नॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, इस नॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी लर्निंग का। फॉर एग्जाम्पल साइंस स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग नई नई चीजों को सर्च करने की कोशिश करते हैं कि नहीं अगर मैं इस केमिकल को इससे मिला दूं तो क्या होगा, इसको इससे मिला। टीचर तो आके हेल्प नहीं करता ना, हाँ वो लोग डाउट्स पूछने जाते हैं, लेकिन वो लोग खुद चीजों को डिस्कवर करते हैं। हाँ, इसी तरीके से जो डिस्कवर करते हैं स्टूडेंट्स अपने आप, उसे कहते हैं एंड्रागोगी मॉडल। ओके, चलिए। The instructors facilitate the learning by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge. The students develop new skills. Self-evaluation is also the characteristics of this approach. Andragogical approach is also identified by adult learning. याद रखिएगा, ये जो सेकंड नाम होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। इसे हम लोग अडल्ट लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। मॉडल को साथ में कहते हैं अडल्ट लर्निंग। ओके, चलिए ये हमारे 2 मॉडल्स हो गए हमारे इसके, क्या नाम है, टीचिंग के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग, देखिए नेचर ऑफ टीचिंग को कोई मेजर इतना पॉइंट्स नहीं है। नेचर ऑफ टीचिंग मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए नेचर ऑफ टीचिंग, there are different levels of teaching. Teaching takes place in a dynamic environment. Teaching is closely related to education, learning, instruction and training. Teaching is essential and intellectual activity. देखिए टीचिंग में जो टीचिंग का नेचर है उसमें कोई नई बात नहीं बोली है, सिंपल सी बात है। टीचिंग किससे रिलेटेड होता है, लर्नर से, लर्निंग से, और टीचिंग से। ठीक है, टीचिंग रिलेटेड होता है ट्रेनिंग से, मतलब सिखाना, ट्रेनिंग, लर्निंग, लर्नर एक्सेट्रा। टीचिंग उनसे रिलेटेड होता है। टीचिंग बहुत डायनेमिक होता है, बहुत छोटी चीज नहीं है, टीचिंग बहुत डायनेमिक है नेचर में, और टीचिंग का बहुत वाइड एरिया है, वाइड एनवायरमेंट है। ठीक है, एंड टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। आर्ट मतलब तरीका, पढ़ाने का तरीका। आप लोग किसी टीचर को पसंद करते हैं, किसी को नहीं, बिकॉज आपको उनका तरीका, उनका आर्ट नहीं पसंद और उनका आर्ट पसंद है। और साइंस एज वेल एज साइंस, बिकॉज टीचिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट साइंस की तरह ही होता है, किसी चीज को समझना। अगर किसी चीज को हमने नहीं समझा और उसको हम लोग समझते हैं, उसे कहते हैं साइंस। ठीक है, किसी चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन को निकालना, उसे साइंस कहते हैं। किसी चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन को कैसे निकालना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कार्तिकेय मूवी देखी हो, कार्तिकेय 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसने नहीं देखी देखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल मूवी है। उसमें क्या होता है कि
उसमें एक मंदिर होता है, ठीक है, उसमें एक मंदिर में हमेशा रोशनी आती है चंद्रग्रहण के दिन। लेकिन उस मूवी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया गया, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि उस मंदिर के अंदर एक डायमंड को छुपाया गया, जो कि बहुत पुराने समय का डायमंड है, जिसपे चांद की रोशनी जब पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा चमकता है, इतना कि पूरा शहर चमक उठे, इस कदर वो डायमंड चमकता है। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक रीजन था। ओके, और वो साइंटिफिक रीजन बिल्कुल सही था। तो दैट्स वाई ऐसे होता है कि हम जब किसी चीज को कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं तो उसे साइंस कहते हैं, इसलिए टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचिंग बहुत लेवल्स, यहाँ पे तीन टाइप्स के लेवल है टीचिंग के। देर आर 3 levels of teaching। देखिए, मैं फिर बता दूंगा, मैं कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं। आप लोगों को स्टडी करना है, आप लोगों को बुक्स लेनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत अच्छे कंटेंट की बुक्स हैं, तो मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा। जो आपको बेस्ट लगे यूट्यूब पे और वीडियोस हैं, आप उनसे बुक्स सेलेक्ट करें और बुक्स को मंगाएं। उसमें कंटेंट पूरा है, मेरे को यहाँ पे देने से, पीडीएफ देने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एक क्लासेस बनाई है आपको समझाने के लिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। आपको समझ आ गया होगा कि पेडागोगी क्या है, एंड्रागोगी क्या है, ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। तो इसलिए आपको करने की जरूरत, समझने की जरूरत नहीं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हो, क्योंकि हमको यहाँ पे आंसर्स पैराग्राफ याद नहीं करने हैं, हमें यहाँ पे चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे 3 लेवल्स हैं टीचिंग के। सबसे फर्स्ट मेमोरी, सबसे फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड थर्ड रिफ्लेक्शन लेवल। चलिए, इन तीनों को आप जरा अच्छे से समझना। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, मेमोरी लेवल क्या है? मेमोरी लेवल इंक्लूड्स रैपिडिटी। मेमोरी लेवल याद रखना है। देखो, इसको मैं एक और चीज से डिवाइड करता हूं। मेमोरी लेवल होता है छोटे बच्चों के लिए, जो कि अभी सीखना चालू कर रहे हैं, मेमोराइज याद करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट लेवल, छोटे लेवल, यानी कि चाइल्ड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि 6 to 12 तक का क्लास, 6 to 12। ठीक है, ये जनरल तरीका है इन सब चीजों को सीखने का। ये हमारी लाइफ से ली गई चीजें हैं, जिनको डिफाइन कर दिया गया है बुक में, और लोगों ने बहुत पैसा छाप लिया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी कि 6 to 12 वाली क्लास, यानी कि यानी कि हम लोग कहेंगे इनको टीनेजर्स बोल लेते हैं। एंड रिफ्लेक्शन लेवल यानी अपन जैसे लोग, जो कि अभी ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी ये सब क्लियर कर रहे हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्शन लेवल के, यानी कि टीनेजर्स ही बोल देते हैं सेम। ठीक है, जो कि अब खुद सीखना चालू होगा। बताता हूँ, आगे पता लगेगा। मेमोरी लेवल क्या होता है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हर्बर्ट, ये बंदों के नाम याद रखना। हर्बर्ट ने डिफाइन किया है मेमोरी लेवल को। हर्बर्ट डिफाइंस दैट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इन दिस लेवल देयर आर गुड रैपिडिटी इन लर्निंग। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स आपको मैं हमेशा बताऊंगा, ये वर्ड्स को याद रखना। ये इन वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। इनका मतलब बहुत आसान है। ठीक है, रैपिडिटी ऑफ लर्निंग एंड रिकॉलिंग। रैपिडिटी का मतलब होता है, मतलब जल्दी से, तेजी से याद करना। और रिकॉलिंग का मतलब होता है रिमेम्बराइज करना, सीखना और रिमेम्बराइज करना। रैपिडिटी का मतलब है तेजी से सीखना और याद करना। हर्बर्ट ने डिफाइन किया मेमोरी लेवल, जिसमें जो सिखाया जाता है जल्दी से याद करना, जल्दी से मेमोराइज करना। और स्टेबिलिटी इन रिटेंशन का मतलब अजम्पशन। स्टेबिलिटी इन रिटेंशन, या फिर रिटेंशन को आप अजम्पशन बोल सकते हैं। यानी कि कोई अजम्पशन हम लगा रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी होना, कि अगर हमने अजम्पशन लगाया है तो अजम्पशन बिल्कुल सही है। अगर मैंने अजम्पशन लगाया है कि यहाँ पे बॉल गिरी है, कौन सी? लेदर वाली बॉल गिरी है, प्लास्टिक वाली नहीं, यानी कि अजम्पशन सही है। ठीक है, मेमोराइज करना।
तो इस लेवल के बारे में आपको पता है कि ये मेन पॉइंट्स है। इस लेवल में मेमोरी लेवल में क्या होता है, हम लोग छोटे बच्चों को सीखना सिखाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या सिखाते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग याद करना सीख जाएं, जल्द से जल्द वो लोग पढ़ना सीख जाए, समझना सीख जाएं, और साथ में उन लोग जो अजम्पशंस करें उसमें स्टेबिलिटी हो, यानी स्थिरता हो, स्थिरता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, देयर आर मेमोरी प्लस इंसाइट, इट इज डिफाइंड बाय मॉरिसन। Understanding level is defined by Morrison, and he said there are memory insight plus and mastery of subject. मेमोरी इंसाइट का मतलब है इंसाइट का मतलब है मेमोरी को गेन करना, मेमोरी को जो हमने सीखा है उसे सीख करके रखना और किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करना। यानी कि हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग किसी चीज को सीखते हैं। हमने मैथ्स के बारे में सीखा, हमने मैथ्स के बारे में इतना सीख लिया कि हमको कोई भी क्वेश्चन करवा लो मैथ्स का हमें सब आता है। उसे कहते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसी चीज के बारे में इतना समझना कि हम लोगों को उसकी जानकारी हो गई हो, उसके बारे में हमें दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्शन लेवल इज डिफाइंड बाय हंट। Hunt said reflection level includes pupil primary and teacher secondary। यानी कि जो ये रिफ्लेक्शन लेवल होता है, याद रखना, रिफ्लेक्शन लेवल इज बेस्ड ऑन एंड्रागोगी, ठीक है। एंड्रागोगी कैसे, ये मत लिख देना कि रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन एंड्रागोगी। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में प्यूपिल, ये मैं वर्ड्स जो बता रहा हूँ ना, रिटेंशन, रैपिडिटी, प्यूपिल, ये सब वर्ड्स से ही क्वेश्चन आएंगे और ये वर्ड्स बहुत सिंपल है। प्यूपिल का मतलब स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइमरी होते हैं और जो टीचर होता है वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। टीचर जो होता है वो सेकेंडरी होता है, याद रखना। रिफ्लेक्शन लेवल में स्टूडेंट्स होते हैं प्राइमरी होते हैं, टीचर होता है सेकेंडरी होता है। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन लेवल है इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे बीकॉम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बीकॉम में क्या होता है, हम लोगों को सारी चीजें जनरली आती हैं, बट हम लोग उस चीज के बारे में रिसर्च करते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने इस तरीके से बनाया, इसमें ये वाला चीज क्यों आया, सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं आया, बहुत सारी चीजें। फिर हमको कोई क्वेश्चन होता है तो हम लोग टीचर से बात करते हैं ना। उसके अलावा तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमको टीचर हाथ पकड़ के सिखा रहा है कि इसको फॉर्मेट को ऐसे बनाओ, इस अकाउंट में ये डालो, इसमें ये डालो, नहीं ना, हमको सब आता है। पर हम लोग इसको और वाइड कर रहे हैं और ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन लेवल होता है इस चीज के लिए। रिफ्लेक्शन लेवल में दो और मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सॉल्व रियल प्रॉब्लम एंड थर्ड इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट। द क्लासरूम इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन लेवल में हम लोग रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। रियल प्रॉब्लम कैसे, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो रिसर्च कर रहे हैं, टाइम पास के लिए तो कर नहीं रहे हैं, राइट। तो इसलिए किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और क्लासरूम ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग किसी बंद क्लास में नहीं पढ़ते हैं, इसमें क्लासरूम ओपन होता है। हम लोग किसी कंपनी में जाके किसी कंपनी के बारे में सीखते हैं, या फिर हम लोग किसी नेचर के बारे में सीखते हैं, या फिर हम लोग जंगलों में चले जाते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं, वहां पे जाके जानवरों के बारे में सीखते हैं। इसलिए तो यहाँ पे क्लासरूम जो है ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग कंप्लीट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और चीजें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमारे टीचिंग के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, इस वर्ड का मतलब क्या है, कॉग्निटिव डोमेन इज फोकस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल्स। बहुत याद रखना, ये सब चीजें बहुत मेन पॉइंट्स हैं टीचिंग की। Cognitive domain is focused on intellectual skills such as critical thinking, problem solving and creating a knowledge.
intellectual skills, intellectual skills which includes critical thinking, problem solving and creating a knowledge. The highest level of cognitive domain is evaluation and creating knowledge. ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हुआ? कॉग्निटिव डोमेन उन इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बोला जाता है जहाँ पे हम लोग है ना किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है, कोई दिक्कत होती है किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए हम लोग उसका सॉल्यूशन या उसके लिए हम लोग कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉग्निटिव डोमेन के बाद हमारा है सेकंड इज एनालिसिस, अफेक्टिव डोमेन। सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में बोला गया है इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन सच अ मैनर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। इसमें क्या है? इसमें किसी आइडिया को ब्रेक किया गया है, किसी भी आइडिया को, आइडिया इज ब्रेक्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें किसी भी आइडिया को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि हम उसको समझ सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके में बहुत छोटी पॉइंट्स हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन की नॉलेज, कंपैरिजन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब मैं चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक कि इनकी जरूरत नहीं है बिकॉज ये इसमें आपको समझ में आता है। कॉग्निटिव डोमेन में बताया गया है कि देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, ये सब मैं समझा चुका हूँ। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को लाइफ में लेकर के आना, किसी चीज को समझाना। देखो सिंपल सी बात है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल स्किल्स होते हैं जिसमें हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्व करने की सोचते हैं। इन सब चीजों को अगर मिला ले हम लोग तो होगा क्या कि एक स्टूडेंट जो कि पीएचडी कर रहा है, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि अपनी लाइफ में उस चीज को लेकर के आएगा कि यार मुझे अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर अब मैं इसके कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इन सब चीजों को और एक्सपेंड करके डिफाइन किया गया है, बट मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेin. It is mainly concerned with the acquisition of technical skills. Following are the 5 different levels. It is concerned with gaining technical skills. देखिए साइकोमोटर में हम लोग टेक्निकल स्किल्स को सीखने के लिए पढ़ते हैं। इसमें भी कई तरह के लेवल्स हैं। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, एट्रिशल एंड नेचुरलाइजेशन। अ लर्नर ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स। देखिए इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसमें लर्नर है ना बहुत तरीके करता है, बहुत तरीकों से टेक्निकल स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग फोन बनाना सीखें या तो फिर हम लोग एसी बनाना सीखें, ये सब टेक्निकल स्किल्स हैं जिनको हम लोग गेन करते हैं साइकोमोटर डोमेन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये हमारे थे क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के अगर आपको लिटिल पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप लोग इनकी जो बुक लेंगे उसमें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेन जो हेडिंग्स हैं इनकी अगर आप उनको पढ़ लें, उनको याद कर लें, आपको ये पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है। जब आपको क्वेश्चन आए कि देयर आर इंटेलेक्चुअल स्किल्स व्हिच आर स्टूडेंट्स यूजिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बताओ इसमें ये कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज किया गया है? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव या साइकोमोटर? तो आपको ये समझ में आना चाहिए पढ़ते हुए। कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल स्किल्स, अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू ब्रेकिंग द constitutions parts, breaking the ideas in constituting parts, and psychomotor, मोटर से ही पता लग गया कि this is related to technical skills। ठीक है, तो आपको पढ़ते ही पॉइंट्स के बारे में पता लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं that maxims of teaching। maxims of teaching
of teaching. It is the ground level. It is the ground level principle which changes, which changed during over period, time to time, during over period, time to time. ठीक है. मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या है? इट इज द ग्राउंड लेवल प्रिंसिपल विच चेंजेस ड्यूरिंग ओवर पीरियड टाइम टू टाइम, यानी कि ये ग्राउंड लेवल का प्रिंसिपल है जो कि समय के साथ परिवर्तित होता है. एंड इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन टी देयर आर टीचिंग मैक्सिम्स आल्सो. टीचिंग में भी मैक्सिम्स हैं, ऐसा नहीं है. टीचिंग भी डे बाय डे और टाइम टू टाइम बदलती है. टीचिंग में भी मैक्सिम्स हैं और टीचिंग में मैक्सिम्स कुछ इस प्रकार के हैं. सबसे पहला फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि पहले हम लोग क्या कैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को? बहुत एकदम सिंपल तरीके से हम लोग 2 का टेबल पढ़ते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं 29 का टेबल. तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स 29 का टेबल बताना जरा. 29 3 जा कितना होता है? ठीक है. नेक्स्ट फ्रॉम नॉन टू अननोन. फ्रॉम नॉन टू अननोन. फ्रॉम नॉन टू अननोन यानी कि फ्रॉम नॉन मतलब कि जब हम छोटे हमको पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल. एप्पल मतलब सेब. सेब जो हमने देखा है और हम लोग खाते भी हैं. और अननोन, नॉन टू अननोन ऐसी चीजें पढ़ना जो कि हम जानते हैं. उसके बाद हम लोग ऐसी चीजें पढ़ने लगते हैं जो कि हम लोग नहीं जानते. हम लोग उसके बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं. हम लोग साइंटिस्ट बन गए हैं. साइंटिस्ट हैं हम लोग नए नए चीजों उल्का पिंड के बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं. तो ऐसी चीजें फ्रॉम नॉन टू अननोन. ठीक है. नेक्स्ट फ्रॉम सीन टू अनसीन. फ्रॉम सीन टू अनसीन. फ्रॉम सीन टू अनसीन मैंने पंखा देखा है. दिस इज सीन बट मैंने भगवान को नहीं देखा है. टू अनसीन, फ्रॉम सीन टू अनसीन. ठीक है. जो चीजों को हमने देखा और जो चीजों को हमने नहीं देखा है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट. फ्रॉम कंक्रीट टू abstract. From concrete to abstract, the mental development of student happen better with the concrete objects they become familiar with and define micro words for them at a later stage. Concrete to abstract यानी कि बच्चों को किसी ऐसी चीज के बारे में समझाना जिससे वो फेमिलियर हो. बच्चे फोन के बारे में जानते हैं, फोन में गेम खेलना जानते हैं, वो लोग फेमिलियर हैं. लेकिन वो बच्चे फोन में और कैसे एक्सपेंड करें और कैसे उसके नए फीचर्स को हम लोग सिखाएं, उसे कहते हैं कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट करना. यानी किसी चीज के बारे में छोटी सी चीज पहले सिखाना जो बच्चे उसके बारे में जानते हो. उसके बाद उसको वाइड करना, एब्स्ट्रैक्ट करना और फैला देना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट फ्रॉम होल टू पार्ट. फ्रॉम होल टू पार्ट. ये याद रखना, ये सब पॉइंट जब भी रिलेटेड हो ये सारे के सारे मैक्सिम है टीचिंग के. ठीक है. फ्रॉम होल टू पार्ट. Gestalt physiologists have proved that we first see the whole object and then its parts. For example, we first perceive the tree and then its trunk, branches, leaves, etc. Thus, the introduction of overview of the topics is important. Introduction या देखो this call from introduction to the introduction. whole का मतलब इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं introduction से लेकर के description तक. introduction to description यानी कि क्लास की पहले हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन किया कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले, इसमें हम लोग टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे. ये था इंट्रोडक्शन. अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन. दैट्स कॉल्ड होल टू पार्ट. यानी कि पहले किसी चीज के बारे में पढ़ना, पहले किसी चीज के बारे में जानना, उसके बाद उसके अंदर तक घुसना. पहले हम लोग दूर से एक पेड़ को देखते हैं, फिर हम लोग पास में जाके पढ़ते हैं कि हाँ उस पेड़ के अंदर फ्रूट्स भी हैं, उस पेड़ के अंदर बीज सीड्स भी हैं, उस पेड़ के अंदर रूट्स भी हैं, ये सब चीजें. ठीक है. पहले ऊपर से जानना, उसके बाद उसके अंदर घुसना. चलिए नेक्स्ट from analysis to synthesis. From analysis to synthesis. From analysis to synthesis. Initially the student have little or verge knowledge about the topics. Analysis means dividing problems into its constituent parts and then thus are studied. Synthesis means understanding by connecting the knowledge acquired through analysis the parts. A teacher should use analytical synthetic method. देखो एनालिसिस टू सिंथेसिस. पहले एनालिसिस में क्या होता है, पहले स्टूडेंट एनालिसिस में किसी चीज को, मान लो हम लोग मैथ्स को पढ़ रहे हैं. ठीक है.
जब हमको 5, 6, 7 इन सब चीजों में सिखाते थे, हम लोग क्या करते थे, चैप्टर वाइज करते, एक चैप्टर को भी हम लोग यूनिट वाइज करते थे, उसको ऐसे डिवाइड कर लेते थे पार्ट्स में, यूनिट 1.1, यूनिट 1.2, यूनिट 1.3, है ना, याद है, एक ही चैप्टर यूनिट 1 के अंदर ही 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे 3-4 टॉपिक्स थे। फिर हम सिंथेसिस करते थे, यानी कि जितने वाइडर पॉइंट्स थे 1, 2, 3, 4, इनसे सब नॉलेज को गेन करते थे और फिर एक नॉलेज को प्रॉपर बनाते थे, यानी कि एग्जाम लेना समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो पहले एनालिसिस करना, कॉन्ट्रीब्यूशन छोटे छोटे कॉन्स्टेंट्स में डिवाइड करना, उसके बाद उसे सिंथेसिस करना, यानी जितने पार्ट से हमें नॉलेज मिली है उन सबको गेन करके एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए, ये हमारे थे मैक्सिम्स। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स। देयर आर 2 जनरल मेथड्स। याद रखना, यहाँ पे ना मॉडल की बात हो रही है ना ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जनरल मेथड्स की। मेथड्स, देयर आर 2 जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। सबसे पहला है टीचिंग सेंटर मेथड, उसके बाद सेकंड है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। लर्नर्स, देखो टीचर सेंटर मेथड क्या क्या है, देखो टीचर सेंटर मेथड में क्या क्या तरीकों से, जिसमें ऐसे क्या क्या मेथड्स हैं टीचिंग के, जिसमें सिर्फ टीचर ही मेन होता है और जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा मेन नहीं होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है लेक्चर मेथड में टीचर मेन होते हैं। अभी जो हमारी ये क्लास चल रही है दैट्स कॉल्ड लेक्चर मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपके सामने से कोई सवाल नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो भी है मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ही सारी सोर्सेस ले रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, मैं ही आंसर दे रहा हूँ, यानी कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द टीचर, नॉट ऑन द स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट लेक्चर मेथड। नेक्स्ट टीम टीचिंग मेथड। ये टीम टीचिंग मेथड का यही है, मतलब जो दो तीन टीचर्स मिल जाते हैं, वो मिल करके पढ़ा रहे होते हैं, कोई चीज समझा रहे होते हैं, उसे कहते हैं टीम टीचिंग मेथड, जिसमें 2 से ज्यादा टीचर मिल करके पढ़ा रहे हों। नेक्स्ट है हमारा डायलॉजिक एंड डायरेक्ट टीचिंग, डायलॉजिक एंड डायरेक्ट टीचिंग, यानी कि डायरेक्ट टीचिंग करना और डायलॉजिक एंड डायरेक्ट टीचिंग का मतलब मैं बताता हूँ आपको। Direct teaching is the use of straightforward explicit teaching techniques usually to teach a specific skill in teacher-directed method. The teacher stands in front of a classroom and presents the information. It is mostly used in the languages where there is no need to make use of native language. Here, a teacher gets focused on explanation, reviews and feedbacks. यहाँ पे टीचर क्या है, टीचर एक डायरेक्ट चीज को सिखा रहा है जिसमें इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत ना हो, जिसमें एक्शन से काम हो रहा है, यानी कि कोई लैंग्वेज हम लोग सिखा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या है एक्शन करके दिखाते हैं कि नहीं हमको इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स का नहीं होता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टीचिंग। नेक्स्ट मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें क्या है ग्रुप्स बना करके टीचर पढ़ाई करवाते हैं, यानी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी सेमिनार के ऊपर, इन सब चीजों में जिसमें एक पूरा ग्रुप बनाया जाता है स्टूडेंट्स का, उसके बाद टीचर और उसमें टीचर्स का भी ग्रुप होता है, मिल करके वो लोग पढ़ते हैं, इसे कहते हैं मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड पे, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, लर्नर मतलब कि जिसमें लर्निंग, जिसमें वो हो, जिसमें लर्नर का रोल ज्यादा हो, जिसमें लर्नर हो फ्रंट साइड प्राइमरी एंड लर्नर प्राइमरी हो और टीचर सेकेंडरी हो। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका केस स्टडी हमको कहाँ मिलती है, केस स्टडी हमको मिलती है बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी वगैरह में, जिसमें हमको एक केस दिया जाता है जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी होती है, जिसमें हमें एक केस दिया जाता है और उसके ऊपर हमें स्टडी करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंट्रोडक्शन। इसमें क्या बोला जाता है, personalized system of introduction can be used for all subject matter except where the students are to select the content. Learner must achieve mastery on a series with written mastery units. It consists mastery learning, self-pacing, style material. देखो personal system of instruction में क्या होता है, instruction personalized
सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट को देख लेता है कि हाँ मैं इसी में अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 11 से कॉमर्स लिया और हम लोग अभी कॉमर्स कर रहे हैं, उसके बाद हमने बीकॉम किया, एमकॉम किया, आगे पीएचडी भी कॉमर्स में करेंगे, यानी कि हम लोग एक सब्जेक्ट में अपने आप को अच्छा मास्टर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट, इसमें एक स्टूडेंट है इस सब्जेक्ट्स को लेता है और उसमें मास्टरी करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मतलब कि कंप्यूटर से पढ़ना, यानी कि यहाँ पे टीचर की जरूरत ना हो, आप लोग गूगल से डाटा निकाल लो, घर पे जाके के मटर पनीर कैसे बनाना है इसके लिए आपने गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख के बना दिया। इसे कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर से सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स बच्चों को असाइनमेंट्स किस लिए दिया जाता है? जब हम लोग 8, 9, 12 में सब क्लासेस में होते हैं, अच्छा असाइनमेंट्स किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे खुद उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और सीखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, उसमें क्या दिक्कतें आए, क्या वो आए। जब कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग टीचर से पूछ लेते हैं, इसलिए ये सारे मेथड्स थे जो कि लर्नर सेंटर्ड थे। ठीक है, इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग एक लास्ट चीज और पढ़ने जाते हैं, एक लास्ट चीज और। ठीक है, वो है हमारा टीचिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑफलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग। क्योंकि अभी कोविड आया, कोविड के बाद से ये सिलेबस को चेंज किया गया और यहाँ पे ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये बहुत जरूरी हैं। ऑफलाइन टीचिंग में क्या होता है? ऑफलाइन टीचिंग में ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ इनका, मतलब कि ऑफलाइन टीचिंग में क्या होता है, ये टीचर फोकस्ड होता है। टीचर फोकस मतलब कि स्कूल में हमको टीचर सब पढ़ाते थे, लिखाते थे, समझाते थे, सबको सारा काम टीचर करते थे, टीचर फोकस होता है। लर्निंग इज मोर पैसिव इनएक्टिव, लर्निंग इज इनएक्टिव और पैसिव, यानी कि जो याद करना होता था वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। कैसे? टीचर ने सुबह पढ़ा दिया, फिर वो पूरा दिन बताएंगे, उसके बाद क्या नाम है, जब हम लोग अगले दिन जाएंगे तभी हम लोग डाउट पूछ पाएंगे, उसमें भी जब अगर 5-6 बच्चे पूछ रहे तब तो हम पूछ नहीं सकते हैं। इस टाइप की दिक्कतें होती थी। अब क्या है, ऑनलाइन का जमाना आ गया। ऑनलाइन अगर आप लोगों को क्लासेस मिल रही है, आप लोग जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो को ओके किया, उसके बाद पढ़ लिया कि अरे यार इस चीज में तो ये था। इसलिए यहाँ पे लर्निंग क्या है, साथ साथ पढ़ाता हूँ। ये टीचर फोकस्ड होता है और ये स्टूडेंट फोकस्ड होता है। ऑनलाइन स्टडी जो है स्टूडेंट फोकस, बहुत जनरल चीजें हैं ये सब आपको पता है, स्टूडेंट फोकस होता है। क्यों? अभी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है ये मेरे ऊपर नहीं है, मैं तो घर पे आके पढ़ाऊंगा नहीं, ये आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, इसलिए ये स्टूडेंट फोकस होती है। इसमें लर्निंग इनएक्टिव होती है, इसमें लर्निंग एक्टिव होती है। लर्निंग एक्टिव, क्योंकि आप जितनी बार चाहे क्लास को रिवाइंड करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, चाहे रात को 4 बजे उठ के गुना कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टीचर कंट्रोल एंड डिलीवरी, concentrates and deliver, teacher concentrate and deliver, टीचर अपने पढ़ाने में कंसंट्रेट करता है और नॉलेज को डिलीवर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, टीचर हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ऑनलाइन क्लास में जैसे मैं अभी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आपको चीजें समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़े और आप लोग आगे पढ़ सकें। अब मैं आपको वहां पर आके करके तो डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ना मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये आपका काम है पढ़ना। इसे कहते हैं टीचर हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट लेस टेक्नोलॉजी। ऑफलाइन में कोई टेक्नोलॉजी कहाँ होती है, एक व्हाइट बोर्ड होता है, एक मार्कर होता है, या तो फिर वो चौक वाला होता था हमारा, तो चौक और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, लेस टेक्नोलॉजी, और इसमें मोर टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत होती है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, सामने माइक लगा होता है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। ठीक है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल, यूज ऑफ इनोवेशन स्टाइल या टेक्निक्स। ट्रेडिशन स्टाइल मतलब पुराने जमाने की स्टाइल्स, जैसे पुराने जमाने में टीचर पढ़ाते थे ऐसे बच्चों को बिठा करके और वहां पे सिखाते थे, और यहाँ पे न्यू इनोवेटिव स्टाइल्स, यानी कि नई स्टाइल्स को सिखाना। ठीक है, तो ये था हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस, ये हमारे यहाँ पे कवर होता है टीचिंग के लिए। एक यहाँ पे और है, एक और चीज है यहाँ पे जो टीचिंग से रिलेटेड है, वो भी अगर हम लोग साथ में पढ़ लें तो बात ही हो जाए है। चलिए,
तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, हमारा ये टीचिंग है, टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग लेके आएंगे इसके लर्निंग से रिलेटेड चीजें लेके आएंगे, लर्निंग से, और उसके बाद और भी 3-4 कॉन्सेप्ट से जिन्हें क्लियर करना है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून और पढ़ना चालू कर दीजिए। जितने मैंने बोर्ड्स पे आज चीजें लिखवाई है वो सब आपके पास नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। कोई इशू हो कॉन्टेक्ट मी, स्टे ट्यून। जय हिंद।